नमस्कार सभी को। मैं आपके मित्र राकेश पति। सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि एसएससी जीडी 2024 के लिए जितने विद्यार्थी एसएससी जीडी यानी कि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 आपको मिल चुके हैं। वो अगर नहीं मिले तो उनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। तो आज का जो अपना टेस्ट रहेगा ये मॉक टेस्ट 3 रहेगा। इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, जीके जीएस के जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये सारा जो पैटर्न है दोस्तों, ये टीसीएस पैटर्न पे आधारित, जिस प्रकार से पेपर दे के आओगे ना, आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन मिलता है, सेम उसी के अकॉर्डिंग है। तो आराम से मन बनाकर पूरे के पूरे यानी कि आपके जो 20 क्वेश्चन है ये अच्छे से करना। जिसने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को नहीं लगाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ओपन कर सकते हो। डेली डेली सुबह 6 बजे आपको ये मिल जाएगा मॉक टेस्ट। तो देखते हैं इसमें अपने क्वेश्चन की। और आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पैरोल का अर्थ क्या है? पैरोल क्या चीज़ होती है दोस्तों? पैरोल बताना आपको। कई बार आपने सुना भी होगा पैरोल किसके लिए जाना आता है, ये बताना आपको पैरोल। तो पैरोल का अर्थ क्या होता है? तो देखो, पैरोल क्या होती है, एक अस्थायी, जो कोई कैदी होता है उसको अस्थायी रिहात या उसकी जमानत करवाई जाती है, तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा करवा सकते हैं। तो पैरोल का जो अर्थ पूछे तो आपको क्या बताना है? कैदी की अस्थायी रिहाई। कैदी की अस्थायी रिहाई कुछ दिनों के लिए, इसको पैरोल कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपको मॉक टेस्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले का जो अपना उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? सी ऑप्शन। तो पैरोल क्या है, तो आप बताओगे कैदी की अस्थायी जो रिहाई होती है उसको अस्थायी रिहाई को ही आपके क्या बोलते हैं? पैरोल कहा जाता है। तो अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि पैंथोरा लियो क्या है? पैथेरा लियो क्या है? पैथेरा लियो क्या है? यहाँ पे बच्चों को कई कंफ्यूजन रहती है कि इसको शेर बताएं या बाघ बताएं या तेंदुआ बताएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जो पैथेरा लियो है ये एक सिंह की यानी कि जो सिंह सिंह आप बोल सकते हो, ये बिल्ली होती है। क्या होती है? बिल्लियां। तो बिल्ली की जो बड़ी प्रजाति होती है उसको आपके क्या बोलते हैं? पैथेरा लियो कहा जाता है। और पैथेरा जो लियो है दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहुत देखने को मिलती है, कुछ भारत में भी पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? आपके शेर रहेगा। क्या रहेगा भैया? शेर रहेगा। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विश्व विश्व शेर दिवस या सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर या सिंह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको क्या बताना है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को क्या बनाया जाता है? आपके सिंह दिवस या शेर दिवस बनाया जाता है। लेकिन आपसे बाघ दिवस की बात कर ले कि बाघ दिवस कब आता है। बाघ दिवस तो याद रखना है 29 जुलाई को, बाघ दिवस की अगर बात कर ले। और बाघ क्या है दोस्तों? आपको बताओगे सर ये हमारे देश का राष्ट्रीय क्या है? पशु है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु, इसको मान्यता कब दी गई थी? 1973 में। तो पेथेरा लियो क्या चीज़ है? तो आप बता सकते हो सर ये सिंह की एक नस्ल है, यानी कि शेर बता सकते हो। एशियाई शेर भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ? गुजरात में। तो दूसरे प्रश्न का जो अपना राइट उत्तर रहेगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से देखिए कि भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन में दिया गया 12 मार्च 2005 को, 12 मई 2005 को, 7 अप्रैल 2005 को और 12 अप्रैल 2005 को। देखो, जो ग्रामीण, यहाँ पे कई बार आपको नाबार्ड की स्थापना पूछ लेता है। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ना पूछ के नाबार्ड की स्थापना पूछ लेता है, ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पूछ लेता है। 1982 में की गई थी, कहाँ पे? मुंबई के अंदर ही। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो स्थापना होती है ये आपके 12 अप्रैल को। कब होती है? 12 अप्रैल 2005 को। 2005 का एक वर्ष याद रखना, क्योंकि 2005 के अंदर क्या लगाया गया था? भारत में सूचना का अधिकार लागू। तो सूचना का अधिकार कब लागू होता है? 2005 में। तो एक 2005 का एक प्रश्न याद रखना, सूचना का अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके डी, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका तीसरे प्रश्न का कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो मन से लगाना कि 20 में से आपके कितने राइट होते हैं, ये पता करना आपको, तभी तो पता चलेगा अपने मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में स्थित अक्षांशों की स्थिति बताइए। अब भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में जो भारत है, आपने देखा होगा ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर का जो भारत का एरिया, ये भारत है। इस भारत को जो टच करते हैं उसका नाम क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो पूछा आता है भारत कौन से गोलार्ध में? तो आप क्या बोलते हो? उत्तरी गोलार्ध में। कौन कौन सी अक्षांशों के बीच में? अक्षांश पूछ ले तो आप बताओगे सर ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। तो ये मॉक टेस्ट का अपना चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपके बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को मॉक टेस्ट है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन के लिए शाम को डेली लाइव क्लास चलती है, अभी बता रहा हूं आपको। शाम को 8 PM पे आपके जीके के या जीएस के या आपके करंट अफेयर के सीए के डेली आपको 8 बजे लाइव क्लास मिलती है, 8 से 9 बजे। तो सारे बच्चे शाम को लाइव पहुंचे। मॉक टेस्ट आपको सुबह 6:15 बजे। तो जिसने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो यहाँ पे क्या दिया गया, भारत में हरित क्रांति के जनक। ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है, भारत की बात कर रहा है तो आपका जवाब होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व की अगर बात कर ले विश्व की, तो याद रखना नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग आपको बताना है हरित क्रांति का जनक। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट है, इसको ध्यान देना। हरित क्रांति किसके लिए थी भैया, खाद्यान्न फसलों के लिए थी, आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से स्पर्श होती है। अब भारत का कोई ऐसा राज्य बताना है जिसके पड़ोसी राज्य खूब सारे, तो वो आपको बताना है। अधिकतम राज्यों के साथ यानी कि दूसरे राज्यों के साथ लगता है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश के साथ जो राज्य लगते हैं वो टोटल आपके 8 लगते हैं, और जो यूटी क्षेत्र है वो टोटल कितने लगते हैं, 1। यानी कि टोटल जो राज्य क्षेत्र हो गए, राज्य क्षेत्र वह टोटल कितने लगेंगे आपके, 9 राज्य कौन कौन से लग गए आपके, जैसे एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया आपके, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपके, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और एक दिल्ली हो गया। तो यानी कि टोटल राज्य क्षेत्र कितने लग गए आपके, 9। उस राज्य का नाम क्या है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन संख्या यानी कि ए। तो छठे प्रश्न का आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। तो छठे का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ए। तो किस किस विद्यार्थी के अभी तक 6 सही हो गए या 6 सही नहीं हुए, तो आगे देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि राज्य में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की, अब राज्यसभा में आपने देखा होगा टोटल मेंबर कितने होते हैं गुरुजी, टोटल मेंबर होते हैं 245। इसमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत, 12 सदस्यों को क्या करता है भैया, मनोनीत। और बाकी बच गए, अब बाकी बच गए वो कैसे सदस्य होंगे आपके, निर्वाचित। अब बाकी कितने सदस्य बच गए, तो आप बोलोगे सर 233। कितने बच गए भैया, 233। तो यही तो पूछा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बतानी है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 233। इस निर्वाचित में सर्वाधिक जो सदस्य चुने जाते हैं वो 31 सदस्य कहां से चुने जाते हैं, यूपी से। तो आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है, राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। अब राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, तो कभी भी भंग नहीं होता दोस्तों, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो प्रश्न संख्या आपके छठे का 7वें का ए उत्तर हो जाएगा, 7वें का क्या हो जाएगा आपके उत्तर संख्या ए। अगर प्रश्न आ जाए राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, तो बताओगे आप 245। लेकिन प्रश्न आ जाए राज्यसभा की अधिकतम सीटें, तो अधिकतम सीटों की अगर बात आ जाए तो आपका राइट उत्तर होगा यहाँ पे 250। कितनी भैया, 250 सीटें। कितनी, 250 सीटें। तो एक सीट के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष। आपको ध्यान देना किस राज्य में ज्यादा है, उत्तर प्रदेश। निर्वाचित कितने होते हैं, 233। मनोनीत कितने होते हैं, 12 सदस्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। अब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा की संज्ञा दी गई है, तो यानी कि याद रखना शास्त्रीय भाषा देश में टोटल कितनी आपके, 6। कितनी है भैया, 6 है। तो इनमें से आपके कन्नड़ भी राइट है और इनमें से आपके तेलुगु भी राइट है। कई बार ऑप्शन भी आपको ऊपर नीचे दे देता है, तो अगर ए ऑप्शन को सही करता है तो ए सही है, लेकिन आपका ऑप्शन संख्या कौन सा भी सही है, डी ऑप्शन भी। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो सबसे लेटेस्ट में कौन सा बताओगे, आपके कन्नड़। तो उत्तर संख्या हो जाएगी आपके 8वें प्रश्न की ए ऑप्शन। ए और डी दोनों इसका राइट है, कन्नड़ भी और तेलुगु भी। ये किस में आती है, आपके क्लासिकल लैंग्वेज में। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा में चुना जाता है। अब किसी राज्य में विधान परिषद है, अब आपने देखा होगा कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं, टोटल
6 राज्य। कितने राज्य हैं? 6 राज्य। अब उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, तो ये अलग 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 निकायों से आपके सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं। अब उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 सदस्य किस में जाएगा भैया? 1/3 सदस्य किस में जाएगा? विधान परिषद में। तो यहाँ का जो राइट उत्तर होगा कुल सदस्यों का 1/3। तो प्रश्न संख्या 9 में का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न को कि भारत का सबसे बड़ा अब्रक, अब्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखना, ये विद्युत का कुचालक होता है। इसे क्या बोलते हैं? माइका। इसे क्या कहा जाता है? माइका। तो अब्रक क्या है? एक विद्युत का कुचालक है, माइका है। विद्युत उपकरण जो होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अब्रक उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है, और भारत में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का आगे आता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा अब्रक उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके ये झारखंड में पड़ता है। हाँ, कोडरमा, कोडरमा आपके कोडरमा। तो कोडरमा किसके लिए फेमस है? अब्रक के लिए। तो अब्रक पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन संख्या देख लेना भाई, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया? भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी। अब भारत में जो रेल यात्रा है वो किसके शासनकाल में हुई थी? ये कई बार ये पूछा जाता है, तो शासनकाल बताना है। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल व्यवस्था चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल, 16 अप्रैल। और किस वर्ष चली थी? 1853 को। 1853 को। कहां से? बंबई, बंबई से थाने, बंबई से थाने के बीच में ये चली थी। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। तो यहाँ का राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1853। आपको बिल्कुल राइट बताना है। अगले प्रश्न में देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली होगी प्रियदर्शिका, होगी प्रियदर्शिका, दर्शिका। तो प्रियदर्शिका हो गई, रत्नावली हो गई। दोनों किसकी पुस्तक है? जयदेव की। जयदेव की आती है आपके, जयदेव, जयदेव की कौन सी पुस्तक है? जयदेव की बाणभट्ट, बाणभट्ट की तो आती है आपके हर्षचरित्र, हर्षचरित्र। जयदेव की, यानी कि जयदेव की पुस्तक का नाम बताइए। गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद पुस्तक किसकी भैया? जयदेव की। और हर्षचरित्र किसकी है? बाणभट्ट की। तो यहीं पे रत्नावली की या प्रियदर्शिका की दोनों की पूछे तो क्या बताओगे? हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या डी। अगला देखिए मॉक टेस्ट का। देखिए, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के शासन काल में हरियाणा आया था? अभी हरियाणा का प्रश्न पूछ लिया, तो इसने प्रश्न दिया गया कि चीनी यात्री हवेनसांग किस सम्राट के शासन काल में हरियाणा आया था? तो आपको यहां बताना है हर्षवर्धन के समय, राजवर्धन के समय, या आपके प्रभाकर। तो आपको कई बार ये आपको चीनी यात्री हवेनसांग की बात आ जाए तो सीधा का सीधा आपको क्या बताना है? ये किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में। किसके शासन काल में आया था? ये हर्षवर्धन, ये याद रखना है। दूसरा चीनी यात्री, तो पहला चीनी यात्री आया था फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक एक क्या है? ग्रंथ, एक रचना है, एक पुस्तक है। इसके लेखक बताने, जिसने क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। और इस दयानंद सरस्वती ने एक समाज चलाया था जिसका नाम क्या था? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। तो मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। एक्सप्लेनेशन के लिए रात को 8 बजे वाली क्लास में लाइव मिलना मुझे, ठीक ना। तो ये सुबह डेली आपके 6:15 बजे का सेशन आपके किसका रहता है? मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट में भाई सारे उपस्थित हुआ करो आप। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और ये मॉक टेस्ट आपका कौन सा चल रहा है? तीसरा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया प्रश्न संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया? जो कारगिल लड़ाई हुई थी, आपको पता है ये कारगिल लड़ाई किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। इस कारगिल के ऊपर हमने विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी 26 जुलाई को। कब प्राप्त की थी? 26 जुलाई। इसलिए कारगिल विजय दिवस कब आता है? 26 जुलाई को। और ये किस वर्ष हुआ था? 1999 में। तो जो एक सैनिकों को, थल सेना को एक ऑपरेशन दिया गया, उस ऑपरेशन का नाम ही क्या रखा था? ऑपरेशन विजय। क्या नाम रखा था? ऑपरेशन विजय। तो यहाँ का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस के
प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन सा था? तो 1857 की क्रांति में जो देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, पहली क्रांति कराता है, तो उसमें बोला था कि ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और ये बात किसने बोली थी? मंगल पांडे ने। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसको हार्ड कैसे बनाएगा कि मंगल पांडे कौन सी छावनी का नेतृत्व करता था? तो आप बोलोगे 34वीं एनआई, 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री, या बोल सकते हो बैरकपुर छावनी। और इस मंगल पांडे को इस क्रांति में सबसे पहले फांसी भी दी गई थी। तो याद रखना 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। पहली फांसी इस क्रांति में किसे मिली थी? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, आपके मारो फिरंगियों को। अगले प्रश्न को देखिए भैया, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंदर दो शब्द, हालांकि दो नहीं, कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, और दूसरा आपके धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा आता है आपके अखंडता। कौन सा शब्द? अखंडता। ये तीनों शब्द आपके कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये। तो ये याद रखना आपके 1976 में इंदिरा गांधी के समय, तो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के तहत। और याद रखना इस 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान। यानी कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आपका जवाब रहेगा 42वां संविधान संशोधन। किस वर्ष में होता है? आपके 1976 में। हमारी प्रस्तावना में कुल कितने संविधान संशोधन हुए? 1, और वो कौन सा था? अब 42वां। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आपको पता होगा कि तराइन की कुल लड़ाई 3 होती है। तराइन की कुल लड़ाई कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन तरावड़ी नामक आपके जगह के ऊपर एक तो 1191 में, 1192 में, और एक आपको याद रखना है 1215 और 16 के अंदर। अब ये दोनों जो लड़ाई हो रही है दोस्तों, एक साइड था पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी साइड था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी तो हार जाता है, और दूसरे युद्ध में कौन हार जाता है? पृथ्वीराज चौहान। तो दूसरे युद्ध में हार रहा है। तो इसने पूछा कि तराइन के पहले युद्ध में किसकी विजय हो रही है? तो विजय किसकी हो रही है भैया? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बोल सकते हो। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिए गए? पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से निर्मित है। अब जो पृथ्वी का जो केंद्र भाग है, अब पृथ्वी को 3 क्षेत्रों में बांटा है। ये आपके क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो बीच वाला केंद्र है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। अब इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। और जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। अब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने लेयर में बांटा गया? 3 भागों में। इस सियाल को ही आपके क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस सियाल को ही हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, भूपर्पटी कहा जाता है। तो इसने बोला कि पृथ्वी का केंद्र भाग कोर किसका बना है? इस कोर के अंदर जो मेटल पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में आपके लोहा और निक्कल। तो लोहा और निक्कल से क्या बना है? आपके पृथ्वी का केंद्र बना। जैसे तरबूज देखा आपने, तरबूज की जो बीच वाली गिरी होती है, अब वो गिरी के अंदर क्या मात्रा है? लोहा और निक्कल। तरबूज के अंदर नहीं, पृथ्वी की बात करो एग्जांपल देने। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताना कि पृथ्वी दिवस किस तारीख को आता है। ठीक है ना? अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के डैश मुख्यमंत्री बने। अब इतना पता चल गया कि प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है, ये बात ठीक है। अब गोवा पुर्तगालों से आजाद हुआ था, ये प्रश्न कई बात है। पुर्तगाल से आजाद, तो पुर्तगाल से इसको आजाद कब करवाया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। लेकिन इस गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला वह मिला आपके 30 मई 1987 को। और याद रखना गोवा का जो हाल फिलहाल आपको सीएम पढ़ते हो प्रमोद सावंत, ये कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का। कौन से नंबर का भैया? 13वें नंबर का। तो जलीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य भी कौन सा है? गोवा। तो जिसने मॉक टेस्ट 1 को नहीं देखा, मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा वो देखे पूरा, मॉक टेस्ट 2 को नहीं देखा वो पूरा देखे, और मॉक टेस्ट 3 को भी पूरा अच्छे से लगाइए। इस प्रकार डेली आपके मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो सेशन को दबा के शेयर करें। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व कमेंट करके जरूर बताइए। और जो चैनल पे नए बनते हैं तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।